नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रोथ स्टडी में। दोस्तों, हम आज की वीडियो में सामान्य विज्ञान से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 प्रश्न डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। ये सभी प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं तथा पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न है, चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप सही से समझ गए होंगे, उम्मीद है मुझे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दोस्तों, तो दूसरा प्रश्न है, बर्फ़ के टुकड़े एक गिलास शुद्ध जल और एक गिलास शुद्ध एल्कोहल में डालने पर बर्फ़, और ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने 4। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल में ऊपर के स्तर पर रहेगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, बर्फ़ की डेंसिटी होती है जो जल की डेंसिटी से कम होती है, तो इसलिए जो बर्फ़ का टुकड़ा होगा वो जल के ऊपरी सतह पर तैरेगा। तो दोस्तों, आप उम्मीद है इस प्रश्न को भी सही से समझ गए होंगे। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, आइए देखते हैं, चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दौरान अधिकतम ईंधन कब खर्च होता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने और हल्का हल्का उतरने पर पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में जो सबसे ज़्यादा ईंधन खर्च होगा वो होगा पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने और हल्का हल्का उतरने पर पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं चौथे प्रश्न को। दोस्तों, चौथा प्रश्न आपके सामने है, आइए देखते हैं इस प्रश्न को। वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी होती है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ऑक्सीजन में अणुओं का संयोजन से जो ओजोन की ऊपरी परत होती है वो बनी होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला और पांचवा प्रश्न आपके सामने है, उम्मीद है इस प्रश्न को उत्तर आपको पता होगा। तो आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है। दोस्तों, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है। दोस्तों, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मॉडरेटर। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को मॉडरेटर से अवमंदित किया जाता है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कंपनी कौन सी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोनी। जो सोनी कंपनी है उसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था। दोस्तों, उम्मीद है आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्चतम तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों, इसमें इस प्रश्न में पूछा गया है कि डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप समझ गए होंगे। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आठवां हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। दोस्तों, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको बतानी है कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर उम्मीद है आप सबको मालूम होगा। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, बाकी की ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन तीनों ही ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कार्बन डाइऑक्साइड आपका सी ठीक हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।
हमारा 9वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी तत्व की सापेक्ष परमाणु संहति कौन सी है जो परमाणुओं से बनी है, जिनमें प्रत्येक में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों उम्मीद है इस प्रश्न का उत्तर आपको पता होगा। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 35 यानी ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 35 और आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है। दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि फ्रीऑन यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल ठीक होगा, जिसका उपयोग प्रशीतन में किया जाता है। आप सभी लोग जानते होंगे कि इसका उपयोग हमारे जो घरों में जो फ्रीज होते हैं उनमें इसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है। दोस्तों उम्मीद है इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा 11वां प्रश्न है, जिस सम्मिश्रण प्रौद्योगिकी के कारण हरित क्रांति आई उसके मुख्य अंग थे। दोस्तों ऑप्शन आप सभी के सामने है, तो उम्मीद है आपको इस प्रश्न का सही उत्तर पता होगा। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंचाई, जैव रासायनिक उर्वरक और अधिक उत्पादन करने वाले बीजों की किस्में। दोस्तों उम्मीद है इस प्रश्न को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ताम्र की डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार दोस्तों बढ़ता है या घटता है या उतना ही रहता है या पहले बढ़ता है और फिर घटता है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ताम्र की डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को हम गर्म करते हैं तो उसके छेद का आकार घटता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ठीक होगा। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा 13वां प्रश्न है, रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज किसने की थी। दोस्तों इस प्रश्न का आपको सही उत्तर बताना है और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज की थी बैकेरल ने। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बैकेरल ने। दोस्तों जो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है मैडम क्यूरी ने, तो मैडम क्यूरी ने किसका आविष्कार किया था। दोस्तों मैडम क्यूरी ने आविष्कार किया था रेडियम का और पोलोनियम का। और जो दूसरे नंबर पर दे रखे हैं जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था। और जो ऑप्शन नंबर सी रोएंटजन ने आविष्कार किया था एक्सरे ट्यूब का। दोस्तों उम्मीद है आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतरण को उपयोगी पाया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जलकुंभी। जलकुंभी क्या होता है दोस्तों, आइए हम आपको जलकुंभी के बारे में बताते हैं। यह एक जलीय पौधा होता है जो कि जल में उगाया जाता है, जिससे कि जो औद्योगिक बहिस्राव जो जल प्रदूषण करता है उसको रोकने में ये काफ़ी मददगार होता है। तो ये एक जलीय पौधा है। दोस्तों आप अच्छे से इस प्रश्न को समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला और 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है। तो दोस्तों हमारा 15वां प्रश्न कह रहा है कि वह कौन सी गैस जो उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है। तो उम्मीद है आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे और इसका उत्तर भी आपको पता होगा। तो देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्राकृतिक गैस, यानी नेचुरल गैस, जिसका उच्चतम ऊष्मीयमान होता है। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि इनसेट 2E कहाँ से प्रमोचित किया गया था। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरू। इनसेट 2E एक भूस्थिर संचार और मौसम उपग्रह है जो कि कोरू से प्रमोचित किया गया था। दोस्तों उम्मीद है आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा 16वें प्रश्न का। दोस्तों
आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न कह रहा है नीचे दिए ईंधन में किसमें सर्वाधिक ऊष्मीय मान है। दोस्तों यह प्रश्न रिपीट हुआ है, फिर भी आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है हमारे कमेंट बॉक्स में जाके। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक गैस। दोस्तों नहीं, नेचुरल गैस का जो मान होता है वो सर्वाधिक होता है। दोस्तों आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में कितना जल तल के ऊपर होगा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 भाग। सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में कितना जल तल के ऊपर होगा। तो दोस्तों वह होगा आपका 1 भाग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक होगा। और उम्मीद है आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। और आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा 19वां और सेकंड लास्ट प्रश्न है चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, लेकिन यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ गैस पूछा है। तो दोस्तों चंद्रमा पर जो ऑक्सीजन न होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों आप उम्मीद है इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे। और आइए देखते हैं हम इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है। दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यूरेनियम। दोस्तों यूरेनियम होता है वो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है। तो दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे। सॉरी, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा यूरेनियम। यूरेनियम इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों उम्मीद है आप इस प्रश्न का अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। और आइए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।